ऐसा विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिसको जानने के लिए, समझने के लिए और जिससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको हिंदी व्याकरण के ज़्यादातर नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर नियमों की जानकारी। अब ज़्यादातर नियमों की, व्याकरणिक नियमों की जानकारी क्यों होना ज़रूरी है पद परिचय को समझने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको अगर ये पता है कि पद क्या होता है, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि पद परिचय कैसा विषय है, क्या इस विषय में समझाया जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। पद जो वाक्यों में आने वाले शब्द होते हैं, वाक्य में शामिल जो शब्द होते हैं। अब अगर मैं इसी वाक्य में ले लूँ तो इसको मैं पद बोलूँगी, वाक्य को मैं पद कह सकती हूँ। तो ये हो गया पद। अब इसी के नाम के साथ जुड़ा है परिचय। अब हम किसी को परिचय कैसे देते हैं? अपना नाम, पता, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, आप नौकरी में है या नहीं, आपके घर परिवार में कौन कौन है, आपका A to Z जो आपकी जानकारी है आप सब देते हो, तभी आपका एक पूरा परिचय किसी भी व्यक्ति को मिल पाता है जिससे कि सामने वाला आपको जान सके और समझ सके। तो जब हमने इस पूरे विषय का नाम रखा है पद परिचय, तो इसका क्या मतलब हो गया? पद जो कि वाक्य में शामिल एक शब्द होता है, परिचय जहाँ पर आपको A to Z अपनी सारी जानकारी देनी होती है। तो पद परिचय क्या हो गया? जहाँ पर हमें पद की एक पूरी जानकारी, डिटेल देनी होती है कि एक वाक्य में ये जो पद है ये क्या है, कैसे है, कितना, ये इसका क्या नियम है, किस नियम के अनुसार ये वाक्य में प्रयोग किया गया है और किन किन नियमों के अनुसार प्रयोग किया गया और इसकी स्थिति यहाँ पर ऐसे कैसे बनी है। वही सब मिलकर जो है इसकी एक पहचान बनाते हैं, तो वो पद परिचय बन जाता है। जहाँ पर मैंने बात की कि ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में मैंने ये वाक्य जो है इसको पद बताया। अब ये वाक्य जो है इस सेंटेंस में वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शामिल जितने भी शब्द हैं उनसे संबंधित इसकी जो भी जानकारी होगी वो सब हमको बतानी होगी। एक शब्द जो है अपनी किसी विशेष स्थिति होने की वजह से ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है और एक नियम के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक वाक्य है, राधा पढ़ती है, बहुत ही छोटा सा वाक्य है। राधा जो है यहाँ पर कर्ता है, पढ़ती जो है वो क्रिया है। इसी में मैं ऐड कर दूँ पुस्तक पढ़ती है, तो ये हो जाएगा कर्म। तो ये हिंदी व्याकरण के नियम है जहाँ पर हम पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब मैं बोलूँ कि राधा बड़ी पुस्तक पढ़ती है, तो राधा की भी हमने पहचान बता दी, पढ़ती है भी, पुस्तक भी क्या है यहाँ पर। अब पुस्तक कैसी है? बड़ी है, तो ये इसकी विशेषता बताती है। तो पुस्तक कर्म के आगे विशेषण लग जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि राधा बड़ी पुस्तक पढ़ती है, बड़ी पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ती है, तो ये अब इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ रही है। बहुत ही स्लो पढ़ रही है, उस बुक को वो पढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो क्या हो गया, क्रिया से पहले क्रिया विशेषण लग गया। तो आपके क्या नियम बन गए? आपने देखा यहाँ पर पहले आया कर्ता, फिर उसके बाद आपने देखा कि कर्म के लिए ही विशेषण का प्रयोग हो गया और उसके बाद क्रिया, और क्रिया के लिए क्रिया विशेषण प्रयोग हो गया। तो मेन पॉइंट्स जो है वो ये है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये हो गया, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब राधा क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो इसकी पहचान जो है पूरे सेंटेंस के साथ ही इसकी भी पहचान सबकी स्त्रीलिंग ही हो गई और एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन हो गया। तो ये एक बेसिक पद परिचय बन गया यहाँ पर। अब इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ी? कर्ता क्या है होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, या फिर लिंग
और वचन, जहाँ ये तो आपको सब जगह बताना ही बताना है, बेसिक है ये तो। तो लिंग क्या हो गया, वचन क्या हो गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 परिचय तो आप बेसिक परिचय में दे सकते हैं। किसी भी पद का परिचय अगर आप देने लग जाए तो अच्छा खासा आप एक पद का परिचय दे सकते हैं। और ये सारी बेसिक जानकारी है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो अगर आप ये भी जानकारी नहीं देंगे तो आप पद परिचय कर पाने में अपने आप को थोड़ा आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पद परिचय को समझने के लिए उससे पहले हिंदी व्याकरण के जो अन्य विषय हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादातर इसी चैनल से ही आपको सारे हिंदी व्याकरणिक नियम पता चल गए होंगे, बेसिक जिसके आधार पर हम जानकारी दे सकते हैं इनकी। तो उसी के आधार पर ही हम पद परिचय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं, जानकारी लेते हैं। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, एक स्वतंत्र शब्द जो है, स्वतंत्र यानी एक शब्द अकेला पड़ा है, ये स्वतंत्र है। अब ये किसी के साथ जुड़ा नहीं है, अब कोई मीनिंग भी नहीं दे सकता, जो इसका अपना सेल्फ मीनिंग होगा वही देगा। अब ये किसी वाक्य में ऐड हो जाएगा तो वाक्य के अकॉर्डिंग इसका जो अपना मीनिंग है वो उसको देगा। तो ये स्वतंत्र है यहाँ पर। अब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है तब ये पद कहलाएगा। अब ये जब वाक्य में आ गया तो ये पद कहलाएगा, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही जो है पद परिचय कहलाता है। परिभाषा क्या होगी, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। प्रत्येक सार्थक शब्द कौन से होंगे, जिनका अपना मतलब होगा और एक नियम के अनुसार उस वाक्य में यूज किए गए होंगे, तो वो एक सार्थक शब्द होगा। तो पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद का परिचय, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं, जो कि अभी हमने पहले इस बात को यहाँ पर पढ़ा है, समझा है, आपको बताया गया अच्छे तरीके से किस तरीके से शब्दों को लेना है, और उसकी एक बेसिक चर्चा हमने की है कि आप क्या क्या पहचान बता सकते हैं पहले ही। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, एक फॉर्मेट दे दिया जा रहा है, पद परिचय है, उसमें आप संज्ञा शब्द का परिचय दे सकते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द और अव्यय। अव्यय जो कि हमने अभी पिछले भाग में विकारी और अविकारी शब्द पढ़े, और विकारी अविकारी के अंतर्गत कई सारे जो हिंदी व्याकरण के नियम हैं वो सारे हमने पढ़े। तो आप उनको जरूर एक बार पढ़ लें, उनको समझ लें। अब आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें पॉइंट में ये आ रहा है, तो मेन पॉइंट है ये, तो इनकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो अभी हमने जब उदाहरण के तौर पर ही एक चीज़ छोटी सी समझी थी तभी वहाँ पे हमने इसकी चर्चा कर ली। अब आप देखेंगे कि अव्यय में ही आपके क्रिया विशेषण आ जाते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन सब के आधार पर आप किसी भी पद का एक परिचय दे सकते हैं। अब इन्हीं को एक एक करके एलैबोरेट किया जाएगा कि संज्ञा को कैसे पहचाने, सर्वनाम को कैसे पहचाने, विशेषण कैसे पहचाने, क्रिया कैसे पहचाने। अगर आपको इन सबके व्याकरणिक नियम अच्छे से मालूम है कि ये क्या कहलाते हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है, क्या यूज़ है, आप अच्छी जानकारी अगर रखते हैं तो आपको इन सारे नियमों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक अच्छा पद परिचय कर सकने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिया गया संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। तो वही बात हो गई। अब आप इसको चाहे इतने टफ वर्डिंग्स के साथ समझा लीजिए या फिर हमने शुरू में जो बात कर ली वो। अब आपको अगर ये मालूम होगा कि ये शब्द जो है इस वाक्य के अंतर्गत एक संज्ञा है, तो अगर आपको संज्ञा की जानकारी होगी तो आपको ये भी पता होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और आप वो पहचान सकने की क्षमता रखते हैं तो आप वो भी बता पाएंगे। तो हम जब संज्ञा की जानकारी देंगे तो संज्ञा जब बता पाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। एक संज्ञा से संबंधित हम इतनी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जितने भी संज्ञा शब्द मिलेंगे, अगर आपको वाक्य में किसी पद का परिचय करने के लिए कहा जाएगा तो आप उस पद का परिचय संज्ञा के तौर पर इसी तरीके से दे सकते हैं कि वो संज्ञा है, जातिवाचक है,
या व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है। ये सारी चीज़ें आप उसकी इससे संबंधित बता सकते हैं और इसी तरीके से आप संज्ञा से संबंधित जानकारी दे पाएंगे। फिर उसके बाद हम पद परिचय में क्या जानकारी देंगे? सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम शब्द के पद का परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं जो है यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम सबको मालूम है। अब कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और चलता हूँ जो वो क्रिया है, ये तो सभी को मालूम है। यह शब्द भी यहाँ पे सर्वनाम है, वो निश्चयवाचक है, अन्य पुरुष है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है। बहुत ही आसान है। अगर आप सर्वनाम ये पहचान लें कि यहाँ पे ये पद जो है ये सर्वनाम है, तो आप उस सर्वनाम से संबंधित जानकारी रखते होंगे तो आप ये बता पाएंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर कौन सा सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, कैसा है। और आपको कारक, आपको वचन और लिंग, ये तो एक बेसिक जानकारी है जो आपको देना ही देना है हर पद से संबंधित। विशेषण से संबंधित जानकारी कैसे देंगे? विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय के लिए विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन करना होगा। विशेष्य भी हमने बताया था जब हमने विशेषण को समझा था, तो विशेषण और विशेष्य क्या है सब बताया है वहाँ पर। अगर आप विशेषण से संबंधित जानकारी रखते होंगे तो आपको यहाँ पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें विशेषण में क्या क्या बताना पड़ेगा। विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, उसका कौन सा प्रकार है, एक वचन है या कौन सा उसका लिंग है या वचन कौन सा है, ये आप सब कुछ स्वयं बता सकते हैं और इसका विशेष्य भी ढूंढ कर बता सकते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। फिर हमने प्राविशेषण की भी वहाँ पे बात की थी। जो विशेषण की विशेषता की जाए उसको प्राविशेषण कहते हैं। तो आप सारी जानकारी दे पाएंगे अगर आपको नियमों की जानकारी है अच्छे तरीके से। तो इसलिए नियमों को जरूर पढ़ें, उन्हें दोहराएं, समझें और आप एक वाक्य लेके उसमें से एक पद निकाल के प्रैक्टिस जरूर करें। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया, हमारे वीर सैनिकों ने जब सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो वीर जो है यहाँ पर विशेषण गुणवाचक है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। सब जो है विशेषण है वो संख्यावाची है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। यह सपेरा बहुत चतुर है, यह में जो है यहाँ पर ये विशेषण है, सार्वनामिक है। अब ये सार्वनामिक क्यों है? सपेरा जो कि संज्ञा है, अब संज्ञा के साथ भी सर्वनाम लग रहा है, इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण है। जो कि हमने विशेषण व्याकरणिक नियमों को पढ़ा था तब वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझा है। जरूर पढ़ें आप उसको, चैनल पर वीडियो को सर्च करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक, उसमें से वीडियो को निकालें और पढ़ें और समझें। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। पुल्लिंग और लिंग और एक वचन जो है आपको हर जगह बताना है। चतुर जो है वो एक विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वो सपेरा विशेष्य का विशेषण है। तो इस तरीके से हम विशेषण से संबंधित जानकारी दे देंगे। आगे है क्रिया से संबंधित जानकारी। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा जो है यहाँ पर वो क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग, एक वचन है, कर्तृवाचक वाच्य है, भूतकाल है। मारा जो है वो क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। सवेरे मैं उठा। उठा जो है यहाँ पर क्रिया है, अकर्मक, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, भूतकाल है। अब आप ये सब क्रिया से संबंधित जानकारी जो है आप अगर आपको होगी तभी बता पाएंगे। अब मारा यहाँ पर उठा जो है वो किस तरीके से पास्ट के होने का जानकारी दे रहा है, तो भूतकाल है, कर्तृवाच्य है, एक वचन तो है ही, पुल्लिंग है, अकर्मक क्यों है ये हमने पढ़ा ही है, क्रिया है ये आपको मालूम ही है। तो ये जितनी भी जानकारी दी है सब आपके जानकारी से ही संबंधित है, कहीं भी एक्स्ट्रा और टफनेस कुछ भी नहीं है इसमें से। तो इस तरीके से आप जानकारी दे सकते हैं। अब अव्यय से संबंधित जानकारी कैसे देंगे? अव्यय शब्द जो कि
क्योंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाएगा। और ये क्यों नहीं होता है, जब हमने अव्यय शब्द पढ़े हैं तब वहाँ पर अच्छे से इसकी चर्चा की है कि इसका वाक्य में प्रयोग करने से उसका ना तो लिंग बदलता है, ना वचन बदलेगा, ना तो किसी प्रकार से वाक्य में बदलाव आएगा। क्यों नहीं आएगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। आप जरूर अव्यय से संबंधित जहाँ पे हमने चर्चा की है उस वीडियो को देखें। तो अव्यय में हमारे आते हैं क्रिया विशेषण, भेद तथा क्रिया की जानकारी दी जाती है। श्याम वहां गिरा था, वहां जो है वो क्रिया विशेषण स्थानवाचक है। गिरा था, गिरना जो है क्रिया है। कहाँ गिरा है, कहाँ मतलब जगह की बात हो रही है। तो अब ये गिरा की विशेषता हो गया कि क्रिया जो है वो कैसी हो रही है, उस जगह पर हुई है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ। रोज जो है वो क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कैसा, कालवाचक है। प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। इसी अव्यय के अंदर ही समुच्चय बोधक आ जाएंगे। भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उनका उल्लेख होगा। जैसे सीता और गीता बहनें हैं, सीता और गीता बहनें हैं। समुच्चय बोधक के बारे में हमने पढ़ा ही है, किस तरीके से शब्दों को और वाक्यों को, वाक्यांशों को मिलाता हुआ दिखता है। सीता और गीता जो है वो बहनें हैं। तो और जो है यहाँ पे समानाधिकरण, समुच्चय बोधक एवं संयोजक अव्यय है। अगला है संबंध बोधक, भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा का सर्वनाम का उल्लेख। ट्रेन समय से पहले आ गई, से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय जो है वो ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता को बताता है। विस्मयादि बोधक जो कि हमारे इमोशंस को बताते हैं, जो शब्द भेद या भाव का नाम, जैसे वाह कितना सुंदर है, तो वाह शब्द यहाँ पर विस्मयादि है। वो कैसा है, वाह जो है वो खुशी को बता रहा है, दुख को बता रहा है, तो हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस तरीके से आप पद परिचय दे सकते हैं। और अगर आपको इन सारी चीज़ों से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप एक तरीका आजमा सकते हैं। आप अपने साइड में एक बार बना लें और जितने भी व्याकरणिक नियमों के नाम जानते हैं सबकी लिस्ट बना लें। संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक और क्रिया। क्रिया में भी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबका लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको इतना ही याद आता है सिर्फ, तो आपके सामने जो पद है आप उस पद से संबंधित एक एक करके उस पद को सामने रखें और उसे चेक करें, पढ़ें, समझें और समझने की कोशिश करें। क्या वो संज्ञा है, नहीं है, कट कर दीजिए। सर्वनाम है, हाँ है, तो फिर सर्वनाम है तो सर्वनाम लिख दीजिए आप। विशेषण है, नहीं है, कट कर दीजिए। क्रिया विशेषण है, नहीं है, कट कर दीजिए। वचन क्या है, वचन और लिंग तो सबका ही होता है, बहुवचन है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है। कारक है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। क्रिया कौन सी है, क्रिया है तो लिखिए, अकर्मक है, सकर्मक है, सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है। और फिर जो आखिर में अगर शब्द आपको मिलता है तो आप उसको देख रहे हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, उस हिसाब से आप क्रिया की जानकारी दे दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप पूरा पद परिचय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कुछ हद तक पद परिचय दे पाने में सक्षम होंगे। आप एक शब्द का, एक पद का जो है एक अच्छा खासा परिचय दे पाएंगे। तो आप इस तरीके से एक साइड बार बनाइए और जितने भी व्याकरणिक नियम आपको याद आते हैं सारे देखिए और उस पद को ध्यान में रखते हुए एक एक को आप चेक करते जाइए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं है। और बाकी तो आपको हमने शुरू में ही तरीका बता दिया है किस तरीके से हम शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से जो है हम किसी भी पद परिचय को कर सकते हैं, जो कि हमने शुरू में पढ़ा है। जहाँ पे मैंने बताया आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आपको कर्ता मिलेगा पहले, फिर कर्म, फिर क्रिया। अब कर्ता की भी विशेषता बताई जाएगी या फिर उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग होगा। कर्म के पहले विशेषण लग जाएगा,
क्रिया से पहले क्रिया विशेषण लग जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर क्रिया से संबंधित और जानकारी, ये सहायक क्रिया है, या फिर इसका काल आप बता सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया होती है, अकर्मक, सकर्मक, सब कुछ बता सकते हैं आप। विशेषण है तो विशेषण में आप क्या कहते हैं, कौन सा विशेषण का प्रकार है, और वचन और लिंग तो आप कॉमन है, जिसमें आप हर जगह बताएंगे कि ये कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। तो आपको, और अगर आपको लिंग का भी पता नहीं लगता, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया को चेक कर लें, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इस शब्द का लिंग क्या है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा पद परिचय कर पाने में सक्षम होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्प कर रही होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं पद परिचय के बारे में। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, और यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जो शब्द होते हैं वो भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। इकाई का मतलब एक। अब मान लीजिए ये शब्द है, इसमें जो ये अक्षर है, ये वर्ण है, ये एक स्वतंत्र इकाई है, और इसी से हमारा एक शब्द बनेगा, और इन शब्दों से वाक्य बनेगा। और वाक्य में प्रयोग होने वाला जो भी शब्द होता है उसको पद बोला जाता है। इन पदों के विषय में विस्तार से जानना अर्थात इनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक वाक्य है और उस वाक्य के अंदर एक कोई भी मौजूद जो शब्द है उसकी जब हम व्याकरणिक जानकारी देते हैं कि व्याकरण के नजरिए से इस वाक्य में इस शब्द की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारे पास एक वाक्य है, छात्र पत्र लिख रहा है। अब पत्र शब्द जो है इसमें, इसका जब मैं व्याकरणिक परिचय दूंगी तो ये क्या कहलाएगा, पद परिचय कहलाएगा। पद परिचय क्यों कहलाएगा, क्योंकि पद किसे कहते हैं, पूरे वाक्य में कोई भी एक शब्द जो होता है उसको पद कहा जाता है। अब मैं इसका परिचय दूंगी तो ये पद परिचय हो जाएगा। कैसा परिचय, व्याकरणिक परिचय, कि ये पत्र जो है कौन से नियम के तहत चलते इस वाक्य में पत्र जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या पहचान है, तो ये पद परिचय हो गया। उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण यहाँ पर, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। अब हर एक शब्द इसमें जो है इसका हम व्याकरणिक परिचय दे सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द जो है व्याकरण के नियम के चलते यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और व्याकरण के नियम के चलते ही जब किसी हम वाक्य को बनाते हैं तो हर एक शब्द की अपनी एक स्थिति होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, जिसके कारण एक पूरा अर्थ देने वाला वाक्य बनता है। वरना अगर हम शब्दों को आगे पीछे लिख दें तो ना तो उसका अर्थ निकलेगा और ना ही उसमें मौजूद शब्दों की कोई वैल्यू होगी। तो अब रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है, इसका बहुत ही बेहतरीन अर्थ निकल रहा है, संपूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसकी वजह से हर एक शब्द जो है ये पद है, और पद होने की वजह से इसका एक व्याकरणिक परिचय है और इसकी स्थिति है। लेते हैं पहला शब्द रमेश। ये एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, कर्ताकारक है, एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ शब्द जो है वो क्या है, सबसे पहली बात ये जगह के बारे में बता रहा है। दूसरा ये अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा विशेषण संख्यावाचक है। बंगला जो है विशेष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, क्रम सूचक है। बंगले में क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक है, अधिकरण कारक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। रहता था क्या है, क्रिया अकर्मक है, पुल्लिंग एक वचन है और भूतकाल है। ये तो हम सब जानते हैं, और जब हम इन सब का परिचय ये जो हमने ये पढ़ा है ये कब दे सकते हैं, जब तक हम सारे व्याकरणिक नियमों के बारे में अच्छे से नहीं जान सकते। अब आपको मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है बच्चों का, जिसको मैंने पिछले भी वीडियो में जहाँ हमने पद परिचय को अच्छे से डिस्कस किया था वहाँ पे डिस्कस किया है ये, और ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत ईजी से यहाँ पर ईजी तरीके से जो है बच्चे पद परिचय लिख पाते हैं एग्जाम्स में। आप पहले एक बॉक्स बना लीजिए जहाँ पर आप सारे जितने भी व्याकरण के नियम हैं, सबसे पहली बात तो आपको व्याकरणिक बेसिक नियम तो जरूर ही आने चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये जो है कौन कौन से व्याकरणिक नियम के तहत जो है इसकी क्या पहचान है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग,
कारक। ये क्या है? बेसिक ग्रामर है। अगर आपको सारे भी नहीं याद आ रहे तो आपको इतने तो याद आएंगे कि ये हमारे बेसिक ग्रामर है। अब आपको रमेश शब्द दे दिया गया है। रमेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है कि नहीं? हमने ये चेक किया, संज्ञा है, हाँ है, हमने इसके आगे संज्ञा व्यक्तिवाचक लिख दिया। सर्वनाम है ये? बिल्कुल नहीं। जब संज्ञा है तो सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग ही हम संज्ञा की जगह पे करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये तो संज्ञा है। विशेषण है? बिल्कुल नहीं है। वचन क्या है इसका? एक वचन है। लिंग क्या है इसका? पुल्लिंग है। कारक क्या है? और वाच्य ये भी ऐड कर लीजिए आप, कर्ता कारक है ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो 2 से 4 तो इसकी पहचान जरूर लिख पाएंगे। तो ये बहुत ही फेमस है। आप एक साइड में बॉक्स बना लें और जिस भी शब्द की और पद की आपको यहाँ पर परिचय लिखने होंगे उसको एक एक करके 1 बाय 1 जो है चेक करते जाएं, क्या ये व्याकरण का टॉपिक है इसमें शामिल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक करके जो है पद परिचय बड़ी ही आसानी से करने वाले हैं। दूसरा हम लेते हैं, वे घर पहुंचे तो माला पढ़ रही थी। वे क्या है? अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो आप देखेंगे कि वही संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, पूरा बॉक्स बना लें आप, चेक करते जाए एक एक करके क्या है क्या नहीं है। सर्वनाम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष करता है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। घर क्या है? संज्ञा है और जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है। पढ़ रही थी क्या है? क्रिया है, अकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है, कर्तृवाच्य है। अब आप इसमें देखिए काल भी ऐड कर लीजिए, तो कौन सा काल है? अब पढ़ रही थी, पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे, तो ये कालवाचक है। अब कौन सा कालवाचक है? भविष्य वाला है, वर्तमान वाला है, या फिर भूतकाल वाला है, ये भी लिख सकते हैं। अगला है, दौड़ कर आओ और बाजार से कुछ ले आओ। दौड़ कर पूर्वकालिक क्रिया है, ये हमने ग्रामर पढ़ी हुई है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? दौड़ कर आओ। जहां पर दौड़ कर जाओ, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया को करने के लिए यहाँ पर, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है क्रिया के साथ कर शब्द का प्रयोग होता है। दौड़ कर, जाकर, आओ, खाकर आओ, जाओ, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और क्या है? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय पद है। ये भी जो है हमने चैनल पर जो है ये वीडियो अपलोडेड है, आप इसे जरूर देखें। ग्रामर, हिंदी ग्रामर के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप उसको ओपन करें, उसमें आपको ये सारी ग्रामर वीडियोस जो है मिल जाएंगी। बाजार से संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, पदान कारक है। कुछ अनिश्चयवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है। अगला है हमारे पास, मीरा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती है। मीरा 5वीं कक्षा में पढ़ती है, ये सब आप देखेंगे। मीरा जो है संज्ञा, ज्ञाति, व्यक्तिवाचक है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। 5वीं क्या है? विशेषण संख्यावाचक है। एक तो विशेषण है, दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक है, क्रम सूचक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। कक्षा में क्या है? संज्ञा, जातिवाचक है, अधिकरण कारक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। पढ़ती है क्या है? अकर्मक क्रिया है और एक वचन है और स्त्रीलिंग है। सब कॉमन सी पहचान बता रखी है। जो हमने ये बॉक्स बनाया था ये सारे इसी बॉक्स में से ही हैं। आप अगर एक बार बॉक्स बना के चेक करेंगे, 2-4 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से होने वाला है आपसे। प्रश्न नंबर 5, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आदमी नहीं मिला या कोई आम नहीं मिला। जो भी है वाक्य में हर एक पद की एक अपनी पहचान होती है। हम, परंतु, बाग में, नहीं, कोई, ये सारे शब्दों की पहचान बताई जा सकती है। हम क्या है? सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम है, पुरुषकर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। परंतु क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पद है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। बाग में क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है, एकवचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है। नहीं क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मिला जो है क्रिया का दिशा निर्देशन करता है। कोई क्या है? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एकवचन है, विशेष्य जो है इसका आम है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने ग्रामर की वीडियोज में, वहां पर आप जरूर देखिए। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। और इस तरीके से अगर आपको नहीं भी समझनी है, आपको जितने भी ग्रामर आते हैं आप एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स बनाकर जो है इस तरीके से सबको चेक करते जाए कौन कौन सा है। और इस तरीके से आप एक अच्छा पद परिचय अपने पाठ परीक्षाओं में उत्तर के साथ कर सकते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर जो है प्रैक्टिस कर लें। दूसरा यहाँ पे हम लेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर, रचना क्या? लिखने के आधार पर रचना, या फिर जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उसके आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं।
जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके कई नियम होते हैं और उसके आधार पर उसके भेद भी होते हैं। तो सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों यानी जिनके मीनिंग निकलते हो, व्यवस्थित यानी क्रम से व्याकरण के नियम के अनुसार, कैसे, कर्ता, क्रिया और तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नियम है एक सेंटेंस का। अब कर्ता के आगे अगर हम विशेषण लगा दें, उसकी बढ़ाई कर दें, फिर कर्म के आगे विशेषण लगा दें, क्रिया के आगे क्रिया विशेषण लगा दें, ऐसे हमारे सेंटेंस जो हैं बड़े होते चले जाते हैं और एक सार्थक सेंटेंस बन जाता है। जैसे वह बाजार जाता है। अब ये बहुत ही छोटा सिंपल साधारण सा जो है एक सेंटेंस है। वह जो है क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है या फिर इसकी जगह संज्ञा प्रयोग होगा। बाजार जाता है, जाता है क्या है, क्रिया है, और ये बाजार जो है कहाँ जाता है, कर्म है हमारा। तो वह बाजार जाता है, तो ये देख सकते हैं नियम पे कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर बना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये यहाँ पर संज्ञा है, आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया है, आकाश जो है कर्म है। तो जो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं हमारे, वो 3 होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब सरल, संयुक्त और मिश्र क्या है वो समझते हैं हम। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखने हैं हमें यहाँ पर। मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। काम किया है इसलिए पैसा मिलेगा ही। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। बंजारा मस्ती में गीत गाता चला जा रहा था। आपके लिए रोटी बनी है और मेरे लिए चावल। दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं, मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है, सरल हो गया। जहां पर इसलिए, ताकि, ये सारे शब्द जुड़ रहे हैं वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे मिश्र वाक्य। जहां पर और से सेंटेंस जुड़ा है वो हमारे हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। बंजारा मस्ती में गीत गाता चला जा रहा था, ये हमारा हो गया सरल वाक्य। बहुत ही आसान है, इस पर हम जो है बड़ी आसानी से इनको पहचान लेते हैं बिना किसी यहाँ पर एडिशन के। आप देख रहे हैं सरल वाक्य बन जाता है, मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। काम किया है इसलिए पैसा मिलेगा ही। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेंटेंस जो है दूसरे का रिजल्ट होता है। काम किया है तो क्या होगा, पैसा मिलेगा ही, मिश्र हो गया। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। बंजारा मस्ती में गीत गाता जा रहा था। आपके लिए रोटी बनी है और मेरे लिए चावल। अब यहाँ पे सेंटेंस दोनों के अपने अपने मीनिंग है और फिर भी यहाँ पर और से इसे जोड़ा गया तो संयुक्त हो गया। अब आप इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इनको संयुक्त में बदलें, सरल में बदलें, मिश्र में बदलें, फिर यहाँ पर आप सरल में बदलें, मिश्र में बदलें और मिश्र वाक्यों में बदलें। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उपवाक्य के लिए भेद लिखिए और प्रधान वाक्य उपवाक्य रेखांकित कीजिए। यानी प्रधान वाक्य इसमें से क्या है, प्रधान वाक्य, और फिर डिपेंडेंट कौन सा है, प्रधान जिसके आधार जिस पर जो है आश्रित उपवाक्य उसकी वजह से जुड़ता है। यानी कि मुख्य उपवाक्य क्या है इसमें, जैसे कि रमेश ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहा हूँ कौन, मैं बाजार जा रहा हूँ कौन, कौन कहता है ये, रमेश ने कहा। रमेश कह रहा है इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य हो गया ये। अब की जुड़ने से यहाँ पर ये क्या होगा, मिश्र होगा या संयुक्त होगा, ये आपको बताना है। वह बालक कौन सा है जो आपको पसंद है। गाड़ी तेज चल रही थी जैसे हवाई जहाज। मैं चाहता हूँ कि तुम एक सैनिक बनो। जैसे वर्षा हुई मोर नाचने लगे। और बहुत ही आसान से सेंटेंस है, उपवाक्य के भेद लिखने हैं। रमेश ने कहा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है इसका भेद लिखना है हमें कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये यहाँ पर सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर बात करेंगे वाच्य की। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। हम जो कुछ कहते हैं तब हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य अवश्य रहता है। अतः क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप देखते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, कर्ता,
फिर होता है कर्म, फिर क्रिया। और कर्ता आप ज़्यादातर समझते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति या फिर संज्ञा कोई व्यक्ति ही होता है, लेकिन कई बार आप अपने सेंटेंस को देखेंगे तो हमारा जो कर्म होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे कर्ता के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में भी पैसिव वॉइस की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि मेन परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, यहाँ पर आकर कर्ता दे रहा है या कर्म दे रहा है। तो वही हमारा वाच्य है, यानी हम अपनी बात को कहने का तरीका जब बदलते हैं और उसी के अनुसार वाक्य हमारे बदल जाते हैं, उनके नियम बदल जाते हैं, बनाने के तरीके बदल जाते हैं, तो वो हमारा वाच्य है। ये 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृ यानी जिसमें कर्ता मेन होता है, कर्म जिसमें कर्म मेन होता है, भाववाच्य जिसमें भाव मेन होता है। कर्तृवाच्य के उदाहरण है, वह परिश्रम नहीं कर सकता, गीता चल नहीं सकती, चोर को पुलिस ने पकड़ा, मैंने गत वर्ष कार खरीदी, आओ कुछ बातें करें। तो यहाँ पर ये हमने कर्तृवाच्य के उदाहरण पढ़े। अब है कर्मवाच्य के उदाहरण। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब आप देखेंगे कर्तृवाच्य में वह कर्ता के रूप में, गीता कर्ता के रूप में, चोर कर्ता के रूप में, मैंने कर्ता के रूप में, ये सारे जो है कर्तृवाच्य हो गए। अब कर्मवाच्य में आप देखिए, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। मेनली चोर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि कर्ता, पुलिस जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमने सेंटेंस मेकिंग जब इस तरीके से की तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, पेड़ काटा गया, माली द्वारा पौधे लगाए गए। पौधे लगाए गए किसके द्वारा? माली द्वारा। अब इसकी ज़्यादा मेन पहचान होती है द्वारा शब्द का एडिशन। तो ये हमें पता लगता है कि ये यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य। छात्रों द्वारा श्रमदान किया गया, द्वारा हुआ तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो छात्र है वो छात्र यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है, एज अ कर्ता यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसलिए छात्रों के द्वारा श्रमदान किया गया। श्रमदान किसने किया? छात्रों ने किया। तो श्रमदान किया गया छात्रों के द्वारा। तो श्रमदान जो है मुख्य यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट होता, लेकिन छात्रों को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर लाया गया है जो कि कर्म है हमारा, तो इसलिए छात्रों के द्वारा श्रमदान किया गया। अब द्वारा का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली पहचान तो यही हो गया। पांचवा हमारा देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा भवन का उद्घाटन किया गया। तो द्वारा शब्द के पहले से ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य के उदाहरण क्या होते हैं? मुझसे चला नहीं जा सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए, अशोक से चुप नहीं बैठा जाता, तुमसे सारी रात कैसे जागा जाएगा। सबसे पहले पहचान इसकी ये होती है सकता, जाता, ये होता है वर्तमान काल में सेंटेंस बनते हैं, पहली पहचान। दूसरी आप देख सकते हैं नहीं किया जा सकता, जाता, जाए, बैठा जाता, और ज़्यादातर ये नकारात्मक में भी होते हैं। तो ये इसकी पहचान है भाववाचक उदाहरण। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए, अशोक से चुप नहीं बैठा जाता, तुमसे सारी रात कैसे जागा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है? भाववाचक उदाहरण है। अब आपके सामने यहाँ पर आप बहुत सारे देखिए उदाहरण है, इनको हमें कर्तृवाच्य बदलना है, इनको कर्मवाच्य बदलना है। राजा द्वारा समस्या का हल किया गया। पहले तो आप इनसे प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि ये पहचानेंगे किस तरीके से इसमें कर्मवाच्य है। राजा द्वारा प्रयोग हुआ है इसलिए कर्मवाच्य है। राजा द्वारा समस्या का हल निकाला गया, समस्या का हल निकाला गया राजा के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। समस्या का हल निकाला गया। जब हम सेंटेंस की मेकिंग बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बदल जाती है, तो हमारा जो ये भाव भी बदल जाता है। रोगी से उठा नहीं जाता। अब आप देखेंगे ये भाववाच्य है हमारा पहले से, इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी उठ नहीं पा रहा, तो ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम द्वारा पत्र लिखा गया, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो पत्र लिखा गया राम के द्वारा। राम ने पत्र लिखा, ये भी लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। पान वाले द्वारा पान खाया गया, तो ये यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य है। अब इसको हम लिखेंगे पान वाले ने पान खाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य में बदलना था तो कर्तृवाच्य में आ गया ये। अब इसी तरीके से कर्मवाच्य में बदलने, राम ने बाण से रावण का वध किया, तो हम इसको कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो क्या होगा? राम ने बाण से रावण का वध किया।
राम द्वारा रावण का वध किया गया। द्वारा का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस की मेकिंग इस तरीके से करेंगे, राम द्वारा रावण का वध किया गया। श्यामा ने कविता लिखी, श्यामा के द्वारा कविता लिखी गई। छोटी बच्ची ने बैलों को रोटी खिलाई, छोटी बच्ची के द्वारा बैलों को रोटी खिलाई गई छोटी बच्ची के द्वारा, या फिर छोटी बच्ची के द्वारा बैलों को रोटी खिलाई गई। चश्मे वाला घर घर चश्मा बेचता था, चश्मे वाला द्वारा घर घर चश्मा बेचा गया। राज ने रहस्य की सारी बात बताई, राज द्वारा रहस्य की सारी बातें जो है बताई गई। मोहन किताब पढ़ रहा था, मोहन द्वारा किताबें पढ़ी गई। बच्चे मैदान में अब आप देखेंगे यहाँ पर किया गया, खिलाई, ये अब जब हम सेंटेंस में द्वारा का प्रयोग करते हैं तो उसकी सेंटेंस मेकिंग भी बदल जाती है। राम द्वारा रावण का वध किया गया, भाववाच्य में बदलना है, वह उठ नहीं सकता, उससे उठा नहीं जाता। आओ चले, पक्षी उड़ नहीं सका, रोगी बिस्तर से उठ गया, बच्चा रो रहा था। अब इन सब का आप भाववाच्य बदलिए, बड़ा ही आसान है। वाच्य बताना हमें इसका यहाँ पर, अब आप यहाँ पर वाच्य बताए, डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई। कर्म वाच्य है, वह धूप में खड़ा था यहाँ पर, और देखिए वह कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पौधे लगाए गए। कौन कौन से इसमें वाच्य हैं आप इसको प्रैक्टिस करें। रस का भी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पहले आप समझ लें अच्छी तरीके से, देन आप यहाँ पर जो है वन शॉट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर आकर। रस वास्तव में काव्य की आत्मा है। किसी भी साहित्य में रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम अपने कविताओं में देखते हैं कि करुण रस है, यानी कोई अपने दुख को प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर करुणा दिखती है। तो अगर हम नॉर्मली बातें सिर्फ बताएंगे तो वो क्या हो जाती है, कॉन्वर्सेशन हो जाती है, वो ना तो कविता होती है और ना कविता में रस है। फिर अगर हम बिना रस के, बिना लय के, ताल के कोई अगर कविता लिखते हैं तो जब तक रस नहीं है, लय नहीं है, ताल नहीं है, तो वो कविता नहीं है। जिस तरीके से लय और ताल होने की बहुत ज़रूरत है कविता को पहचान देने के लिए, नहीं तो वो तो कहानी और उपन्यास हो जाएंगे। वैसे ही रस की भी बहुत ज़रूरत होती है, जब उसमें रस के भाव आते हैं तभी कविता जो है संपूर्ण हो पाती है। इसलिए संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात सरस वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। काव्य में भाव की उत्पत्ति होती है, जब किसी, यानी कि आप जब अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारे रस बन जाते हैं। जैसे करुणा है, या हास्य है, या फिर आप कह सकते हैं वात्सल्य है, फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे रस हैं। जब किसी साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी समस्याओं को याद न रखकर कविता में भावों से जुड़ जाए तो हमारे मन के स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, जिसका अनुभव मन ही मन किया जा सकता है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हमारे पास रस हैं कितने, रति, ये इसके स्थायी भाव है, सारे याद कर लीजिए। श्रृंगार, यहाँ पर श्रृंगार रस जो है तो उसके भी दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, वियोग और संयोग, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पर, ऑलरेडी आपको मौजूद मिलेगा, आप सर्च करें और उसे देखें। तो श्रृंगार जो है उसका स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है। अब देखेंगे जो हम ये जो शब्द पढ़ रहे हैं इसके जो स्थायी भाव है, जो हम डेली लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं वही इसके वो स्थायी भाव भी हैं, तो आप इसे कनेक्ट करते हुए पढ़ें। भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, और ये हमारे सारे रस हैं। वात्सल्य का वात्सल्य है, और भगवत रति भक्ति, तो जो भक्ति रस है ये वो उसके लिए है। स्थायी भाव क्या होता है, वास्तव में ये भाव हम सबके हृदय में पहले से ही मौजूद होते हैं। काव्य पढ़ने से ये भाव जो है सुषुप्त अवस्था से जागृत हो जाते हैं। यानी ये सारे, अगर हम करुणा के भाव को से ओतप्रोत कविता कोई पढ़ रहे हैं, करुणा हमें हमारे अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन जब हम करुणा से लिप्त कोई कविता पढ़ेंगे तो हम भी इमोशनल हो जाएंगे। तो क्या है, वो इमोशन हमारे सोए पड़े हुए हैं हम में, लेकिन जब हम कोई चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम में भी वो जाग जाएगी इमोशंस। तो ये स्थायी भाव होते हैं हमारे। संचारी भाव, ये मन में उठने गिरने वाले भाव हैं, स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं, ये कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। ये अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भावों का साथ देते हैं, और स्थायी भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। आप देखेंगे कि रोने वाले सीन देख रहे हैं, लेकिन उसी में साथ में अगर आपका हंसने वाला भी आ जाए तो आप रो भी रहे, साथ में थोड़ी सी हंसी भी आ जाएगी आपको।
तो ये क्या होते हैं, स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं। विभाव, भाव जागृत करने के कारण जो विभाव उत्पन्न होते हैं उसके दो भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव। मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने और किसी जोकर देखकर आपको हंसी आना जो है स्वाभाविक है। फिर उद्दीपन विभाव जो है आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, जैसे हास्यपूर्ण बातें और उसका खुला मुंह आदि। अनुभाव क्या है, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, जैसे जोकर को देखकर हंसना। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो आपको जो रस से संबंधित पहले से ही वीडियो बनी हुई है आप वहाँ पढ़ें, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है कि क्योंकि ये वन शॉट है, हम यहाँ पर चीज़ें जो है पेपर के नज़रिए से एक साथ करानी है जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका एक टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए। तो आप उसको, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप वहाँ पर उस वीडियो को देखें और उसके बाद उसको समझें अच्छी तरीके से, ताकि आपको रस से संबंधित कोई डाउट ना रह जाए। रस के भेद जो है वो मुख्य 9 भेद है। वात्सल्य एवं भक्ति रस जो है श्रृंगार से निकला है। संयोग रस, संयोग का अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जहाँ नायक और नायिका के मिलन को दिखाया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाही, याति सबे सुधि भूली गई करटे की रही पलटारत नहीं। यानी यहाँ पर राम को सीता जो है निहारती हैं और अपने पलके भी जो है टार नहीं पाती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भहुन हंसे देन कहे नट जाए। तो ये सारे हमारे उदाहरण हैं जो हमारे संयोग रस को प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन को। और इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से आप जुड़ाव को यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, कविता में आपको इससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये संयोग रस होता है। दूसरा है हमारा वियोग रस, वियोग श्रृंगार। नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने पर वियोग के कारण मन में आए प्रेम के भाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जहाँ पर आपने कई पद पढ़े होंगे जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए रोती हैं। 12th क्लास में आप देखेंगे 12 मासा है, जहाँ पर नागमती जो है अपने प्रियतम के लिए रोती है कि उनके वियोग में जो है किस तरह दिन पर दिन वो बीमार पड़ती जा रही है, उसके शरीर की क्या हालत होती जा रही है वो दिखाया जा रहा है। तो ये सब वियोग श्रृंगार होता है। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। यानी यहाँ पर अब गोपियाँ कहती है कि हमारी आंखों से तो आंसू बहते ही रहते हैं, ऐसा लगता है बरसात हो रही है और पावस ऋतु आ गई है, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई हो, जब से हम यहाँ श्याम जो है हमें छोड़कर गए हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यानी बिना गोपाल के जो यहाँ पर गोपियाँ हैं किस तरीके से अपना जीवन को व्यर्थ बता रही हैं वो सब दिखाया जा रहा है। तो ये सब वियोग श्रृंगार है जहाँ पर कोई एक यहाँ पे प्रेमी या प्रेमिका में से कोई एक जो है ना हो और उसके वियोग का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा हो। हास्य रस, आप सभी को मालूम है, जहाँ पर हास्य का पुट मिले, यानी कि ऐसा सीन क्रिएट हो जहाँ से आपको हंसी आए, जहाँ विचित्र स्थितियों और दृश्यों को देखकर मन में हंसी का भाव पैदा हो, वो हास्य रस है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब वहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा सीन क्रिएट किया जा रहा है, देह कैसी बताई जा रही है, खाल कैसी बताई जा रही है। तो ये क्या है, हास्य का रस दिखा रहा है यहाँ पर। वीर रस, जो कि वीरता का पुट दिखाए, जहाँ कोई दृश्य देखकर मन में उत्साह और वीरता का भाव उत्पन्न हो उसे वीर रस कहते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो। अब यहाँ पे वीरता दिखाई जा रही है कि आपकी राह में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, आप वीरों के समान आगे बढ़ते रहो। तो ये वीरता का भाव दिखा रहा है यहाँ पर। रौद्र रस, जब मन में क्रोध हो, प्रतिशोध हो कि बदला लेना है, उसका भाव पैदा हो तो रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब आपके 10th क्लास में ही जो है यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हम पढ़ते हैं, जिसमें परशुराम जो है लक्ष्मण को आगाह करते हैं कि तुम काल के वश में हो, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हो, इसका बहुत बुरा असर होएगा। तो ये क्या, यहाँ पर क्रोध परशुराम का दिखाया जा रहा है, प्रतिशोध दिखाया जा रहा है, जहाँ पर व्यंग्य बोल रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को, परशुराम अपना क्रोध दिखा रहे हैं। तो ये क्या, यहाँ पर रौद्र रस दिखाया जा रहा है। भयानक रस, भयानक यानी कि जो भय दिखाए, जहाँ किसी दृश्य को देखकर भय भाव की अभिव्यक्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक और अजगर ही रखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृग है, और इस तरीके से कितना भयानक माहौल है जिसे देखकर कोई भी मूर्छा खा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति हुई है।
विभत्स रस क्या होता है? जहाँ किसी दृश्य को देखकर मन में घृणा आती हो, जुगुप्सा का भाव आए, वो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब आप देख रहे हैं एक शव है जिसके कौवे जो है नोच नोच के खा रहे हैं। तो कितना घृणा वाला जो है सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये हमारे काव्य पंक्तियों से ऐसे भाव, इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? घृणा का भाव निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? विभत्स रस है। करुण रस, करुण यानी दुख, जिस प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि पर मन में शोक आता है उस भाव को करुण रस कहते हैं। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह यशोधरा कविता से ली गई है, जहाँ पर जो बुद्ध हैं वो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं और यशोधरा जो है अपने दुख को प्रकट कर रही हैं कि वो मुझसे बता कर जाते हैं इस तरीके से घर परिवार को छोड़कर जाना। हम तो अबला है जो दूसरों के सहारे पे पलती है। अबला जीवन हाय तेरी, हम सबकी यही कहानी, हम आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और इस तरीके से जो जीवन है वो कितना दुखमय हो गया है। तो यहाँ पे करुण रस दिख रहा है, यशोधरा का दुख सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? करुण रस। 8वां है अद्भुत रस। किसी वस्तु को देखने या सुनने से जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। यानी अद्भुत, अनोखा, आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाला। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये हमारे अटनेहरी कविता से जो कि उदाहरण लिया हुआ है। आप देखेंगे कि ऐसी अनोखी खूबसूरती जो कि हमारे फागुन माह में होती है, अद्भुत लगने वाली। आप देखोगे अद्भुत अनोखापन चारों तरफ देखने को मिलेगा। किस तरीके से प्रकृति जो है अपना रूप रंग बदल रही है, चारों तरफ कितना बेहतरीन माहौल है। पत्तों से लदी कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। तो ये सब क्या है? अद्भुत रस को प्रकट कर रही है। शांत रस, संसार के प्रति वैराग्य का भाव मन में जब आता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। आप शांत कब होते हैं? आप जब ये सोचते हैं आप बहुत परेशान हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे सबको इग्नोर करना है और बहुत ही रिलैक्स रहना है। तो शांत रस, संसार के प्रति जब वैराग्य का भाव आ जाए और मन में शांत रस की उत्पत्ति हो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। यानी कि हमारे मन जो है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है लेकिन उसको कभी भी सुख नहीं मिलता, उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। उसको आप एक अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, आपको दूसरी इच्छा पनप जाएगी। तो आप शांत भाव जो है तभी आता है जब आप अपने आप को खुद शांत करेंगे। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और ये जान लेने के बाद कि हमारे मन में अनंत ऐसी इच्छाएं पनपती रहेंगी, कहाँ सुख पाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप अपने आप को शांत करेंगे। और यहाँ पे शांत रस को किस तरीके से काव्य में प्रकट किया जा रहा है, आप शब्दों के माध्यम से देखिए और किस तरीके से यहाँ पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो शांत रस को प्रकट कर रहा है। भक्ति रस क्या है? भक्ति, जो कि आपको पता है भक्ति का क्या मतलब है कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो ईश्वर के लिए होती है, ईश्वर के प्रति मन में जो प्रेम का भाव है वो भक्ति रस कहलाता है। बहुत सारे आपको भक्ति रस से पद सवैये पढ़ने को मिल जाते हैं जहाँ पर ईश्वर के लिए कई कवियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। आपके पाठ्यक्रम में जोड़िए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीरा बोलती हैं कि मेरा तो गिरिधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरीके से आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपके ईश्वर में, तो आप देखेंगे कि तुलसीदास ने किस तरीके से राम के प्रति अपना भाव को प्रकट किया है। तो ये सारे भक्ति रस हैं। आपको बहुत बड़ी आसानी से कविता पढ़ते ही पता लग जाए कि यहाँ पे भक्ति का भाव इसका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? भक्ति रस है। वात्सल्य रस, माँ बाप का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। तो शिशु के प्रति मन में आए जो प्रेम होते हैं उस भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। यशोधरा कहती हैं कि यशोधरा हरि पालने झुलावे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। 2 उदाहरण है हमारे पास। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से लिया गया है, जहाँ पर बच्चे की मुस्कान देखकर जो प्रेम और स्नेह उत्पन्न होता है। और फिर यशोधरा हरि पालने झुलावे, किस तरीके से यशोदा मैया जो है वो किस तरीके से श्री कृष्ण को पालती पोसती हैं, वो दिखाना जो है वो माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वात्सल्य रस है। अब आप देखेंगे अभ्यास के लिए आपको दिया गया है कि ये सारे प्रश्न जो कि हमने पढ़े हैं और इसी तरीके से और भी कई सारे जो आपको रस के बहुत सारे उदाहरण जो है चैनल पर दिए हुए हैं और सबको डिस्कस किया हुआ है कि इसमें कौन सा रस है। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ भी जो है यहाँ पर
चैनल पर बहुत सारे और रस जो है समझाए गए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रस जो है बहुत अच्छी से समझ में आने वाले। तो यहाँ पर हमने ये वन शॉट वीडियो जो है आपके जो 18 मई को पेपर होने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर होने वाला है, टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, उसके लिए एक भरपूर कोशिश की गई है जिससे कि आपको एक ही वीडियो में ये ग्रामर जो है सारी की सारी समझ में आ जाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर और भी वीडियोज़ है जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो को देखते रहें और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा स्कोर करें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जो है। प्रश्न नंबर 1, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रेखांकित पद का परिचय लिखिए। तो ये एक हमारे पास सेंटेंस है और ये अंडरलाइन किया हुआ है। अब इस अंडरलाइन जो ये वर्ड्स हैं या फिर वाक्यांश है, इसका हमें रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब हम सबको पता है कि अगर हमने पद को ऐसे लिखा तो ये एक शब्द है, लेकिन ये एक सेंटेंस में है, ये रेखांकित पद का परिचय है। तो क्या है, ये एक सेंटेंस हमने ले लिया। अब इस सेंटेंस में अगर हम इस शब्द को उठाते हैं तो हम इसको पद बोलते हैं। और जब हम इसकी जानकारी देते हैं ये किस नियम से और किस नियम के अनुसार जो है इस वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है और उस अनुसार उसका जब परिचय देते हैं तो वो पद परिचय होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। अब ये अंडरलाइन वर्ड है, सेंटेंस है, वेद व्यास जी ने। तो हमें अब इसका यहाँ पर पद परिचय बताना है। तो इसका पद परिचय क्या होगा, जिसके लिए हम पहले भी वीडियोस में कई बार बता चुके हैं जहाँ पे हमने पद परिचय को डिस्कस किया है। आपको जितनी भी ग्रामर आती है आप साइड में एक बॉक्स बना लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य, कारक, वचन, लिंग, जितने भी ग्रामर आपको आती है ऑलमोस्ट उतनी आप इसको बॉक्स बना लीजिए। आपके पास वर्ड्स हैं, आप उसको चेक करते जाइए एक एक करके कि क्या ये इसमें आएगा, क्या ये इसमें आएगा, इसमें आएगा, और चेक करते करते एक एक चीज़ जो है आप लिख लें। तो इस तरीके से आप पद परिचय बहुत हद तक सही भी कर पाएंगे और बहुत हद तक उसके आंसर भी कर पाएंगे। तो अब हम इस प्रश्न नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हुए इनका पद परिचय समझेंगे। वेद व्यास जी जो है, इसमें वेद व्यास जी ने जो है इस पद का हमें परिचय देना है। तो इसका पद परिचय क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्ताकारक। कर्ताकारक क्यों है, क्योंकि कर्ता भी यही है इसमें। महाभारत कौन लिख रहा है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तो ये कर्ताकारक हो गया, हमारा कारक मिल गया। ये एकवचन है ही, पुल्लिंग भी है वेद व्यास जी, पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो है ही, नाम दिया जा रहा है हमें यहाँ पर। कौन सी संज्ञा है, ज़्यादा बेहतरीन आपके पास गहरी जानकारी है तो आप और भी अच्छे से बता सकते हैं, उसके प्रकार बता सकते हैं। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से क्या हमने देखा यहाँ पर, वेद व्यास जी का जो पद परिचय वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्ताकारक। बहुत आसान है। इसी तरीके से अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हुए अगले जो पद परिचय से संबंधित प्रश्न हमें दे रखे हैं वो हमें सॉल्व करने होंगे इसी तरीके से। प्रश्न नंबर 2, उसके बगीचे में पीले फूल हैं। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है। जब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, अब इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है पीले शब्द। अब इसका हमें पद परिचय देना है। अब पीले शब्द का पद परिचय क्या होगा, अब इसे हमें देखना है। ये हमारे पास बॉक्स बना है, एक एक करके देखेंगे हम। तो इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, सभी इसको वीडियो को आप पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। देन मैं जो आंसर बता रही हूँ आप उससे मैच कर लेना। आप पॉज करें, एक बॉक्स बनाएं, एक एक करके चेक करें कि पीले शब्द की पहचान क्या क्या हो सकती है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग। पहली बात तो ये गुणवाचक विशेषण है। जब हम विशेषण पढ़ते हैं, विशेषण से भी रिलेटेड एक वीडियो आपको इसी CUET के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप उसको वहाँ पर पढ़ें, या फिर क्लास 10th के लिए भी हम ये वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं और विशेषण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको विशेषण नहीं आता है या फिर थोड़े से भी कुछ भी डाउट्स आपके रह गए हों तो आप क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक आप व्याकरण नहीं जानते होंगे, अगर आप थोड़े भी जानते हैं लेकिन सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानना उसे बहुत ज़रूरी है, तभी आप पद परिचय के प्रश्न कर पाएंगे। क्योंकि पद परिचय तो पूरा का पूरा जो है व्याकरण बेस्ड ही है। जब तक आपको ग्रामर ढंग से नहीं आएगी आप नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप जो बेसिक ग्रामर है वो तो एटलीस्ट सीख ही लेना है, ताकि आप यहाँ पर जो इसके हमने तरीका निकाला कि बॉक्स बना के एक एक करके चेक करके हम पद परिचय कर सकें। तो पीले शब्द का जो
यहाँ पर विशेषण निकला। अब कौन सा विशेषण निकला? गुणवाचक विशेषण निकला। तो जहाँ पर हमने देखा है कि विशेषण के भी प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, इसमें हम उसके गुण और दोष दोनों देखते हैं। तो यह पीला जो रंग है वो गुणवाचक विशेषण निकल गया। अब पीले शब्द जो है बहुवचन भी है, पीला क्या है? पुल्लिंग है, और ये फूल क्या है? यहाँ पर विशेष्य है इसका। तो इस तरीके से इसकी पहचान ये बन गया। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप और भी प्रैक्टिस करने के लिए इन्हीं सेंटेंसेस से और भी शब्द उठाइए और उनका पद परिचय आप तैयार करिए। अब इसमें हमने पीले का पद परिचय निकाल लिया, अब आप फूल का भी निकाल सकते हैं और उसको अपने तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना हैबिचुअल हो जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपसे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये वाले। प्रश्न नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, रेखांकित पद का परिचय देना है। तो धीरे धीरे जो है अब इस सेंटेंस से हमें इसका पद परिचय बताना है। तो इसका पद परिचय क्या होगा? अब आप फिर से पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद उस बॉक्स से चेक करते जाएंगे कौन कौन से इस व्याकरण के नियम में आएगा। और फिर एक बारी में, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस की, तो ज़रूरी नहीं कि सारा आंसर आपका सही होगा। एक बारी में 1 मिल जाएगा सही, दूसरी बारी में 2, 3 मिल जाएंगे सही, तीसरी बारी में 3, 4 या फिर पूरा कंप्लीटली आप सही करने लग जाए। तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस में लगे रहना है, जिससे कि आप प्रैक्टिस जब करते रहेंगे, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है बार बार करना और अनकाउंटेबल जो है अटेम्प्ट्स लेना, तभी आप जो है उसमें माहिर होते हैं। तो धीरे धीरे का जो यहाँ पर पद परिचय होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे का पद परिचय होगा ऑप्शन नंबर घ, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहली बात तो अगर आपको रीतिवाचक नहीं मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये भी पहचान जाते हैं कि ये क्रिया विशेषण है, बेस्ट है। आप आंसर लिख तो रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता तो है ये क्रिया विशेषण में आता है। अब जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण का एक छोटा और मोटा आइडिया दे देते हैं आपको। चलना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। जब क्रिया की विशेषता भी बताई जाए कि ये काम किस तरीके से किया जा रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है, तेज तेज किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि काम कैसे किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे, कछुआ कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तो ये हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पहचानना भी बहुत ईजी है। तो अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चलता है क्रिया की विशेषता है, ये एक ही बात है। तो आप इसको 2 तरीके से भी लिख पा रहे हैं, तो भी आप में ये देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आप उत्तर लिख पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर 4 पूछता है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रेखांकित पद का परिचय लिखे। अब लिखी शब्द मिला है हमें, इसका सही उत्तर देखना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप पॉज करें और अपने आप से एक बार ट्राई करें कि इसका जो है पद परिचय वो क्या होगा, और उसके बाद जो है उत्तर मैच कर सकते हैं आप। जो लिखी का पद परिचय होगा वो ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा, जो कि एक सकर्मक क्रिया है। पहली बात तो लिखना क्या होता है? क्रिया, आप सभी जानते हैं, सकर्मक क्रिया है। क्या लिखा जा रहा है? रामायण लिखी जा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गए। दूसरा एक वचन है, फिर स्त्रीलिंग है, ये सामान्य भूतकाल में लिखा गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, अब ये कौन से में आ गया? लिखी। अब आप यहाँ पे टेंस में भी आ जाएंगे, काल भी ऐड कर लें आप अपनी, इसमें भूतकाल में है यानी पास्ट में है। लिखी शब्द से पहले समझ में आ रहा है कि लिखा गया है ये, तो ये भूतकाल में है, और ये कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये इस क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसकी पहचान पद परिचय के अंतर्गत इसमें इसकी जो पहचान आती है वो ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, वह नित्य घूमने जाता है। अब इस सेंटेंस में हमें नित्य शब्द को अंडरलाइन करके दिया गया है कि हमें इसका रेखांकित पद जो है परिचय लिखना है। तो इसका पद परिचय क्या होगा? नित्य क्या है? तो इसका पद परिचय जो है वो इसके अनुसार क्या होगा? नित्य शब्द जो है एक अव्यय है, दूसरा ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। नित्य क्या है? नित्य का मतलब क्या है? हर दिन। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। घूमने जाता है, घूमना एक क्रिया है। अब घूमना एक क्रिया है तो कैसा घूमना? नित्य, रोज। तो ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण हो गया, ये इसकी एक पहचान ये हो गई। दूसरा घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बताता है। तो इस तरीके से ये एक अव्यय है और कालवाचक क्रिया विशेषण भी है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं। इसका हमें पद परिचय लिखना है। खिलते हैं का परिचय क्या, पद परिचय क्या है यहाँ पर? तो खिलते हैं का पद परिचय होगा यहाँ पर, ये अकर्मक क्रिया है पहली बात। दूसरा बहुवचन है, फिर ये पुल्लिंग है, और ये वर्तमान काल में है, और ये कर्तृवाच्य है। बहुत ही ईजी है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है?
तालाब में कमल खिलते हैं, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। तो आपको क्रिया के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और क्रिया को के व्याकरण संबंधी नियम भी हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, चैनल पर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्रिया भी जो है समझ में आ जाएगी, जिससे कि आप अपने पद परिचय करने में बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहेंगे, अटकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब इस सेंटेंस में हमें रंग बिरंगे शब्द का जो है, ये इस पद का जो है परिचय लिखना है। तो रंग बिरंगे का पद परिचय क्या होगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ कि ये एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, ये बहुवचन है, फिर ये पुल्लिंग है, और ये फूल विशेष्य का विशेषण है, यानी कि ये फूल जो है यहाँ पर इसका विशेष्य है और ये इसका विशेषण है, तो ये भी एक परिचय लिख सकते हैं। अब विशेष्य क्या होता है, ये भी हमने विशेषण जब समझाया उसी वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर दिया है, आप जरूर वीडियो देखें एक बार, ताकि आप विशेषण अच्छे से समझ जाए। लेकिन एक बार हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि विशेष्य क्या होता है। रंग बिरंगे क्या है, फूल है, तो फूल की विशेषता बताई जा रही है, तो फूल क्या हो जाएगा, विशेष्य, और ये तो विशेषण है ही, क्योंकि ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषण बताने का काम करे वो विशेषण है। सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के साथ। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब आपको शब्द का परिचय हमें देना है। आपको शब्द का यहाँ पे परिचय क्या होगा, ऑप्शन नंबर गा के साथ जाएगा, जो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सबसे पहली बात, आपको शब्द देखते ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सर्वनाम है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि मध्यम पुरुषवाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ अगर सर्वनाम भी पता है तो भी आप अपने उत्तर में इसे शामिल करिए, आपका उत्तर सही ही माना जाएगा। जितनी बारीक जानकारी होगी आप जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए बारीक जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पहचान लेते हैं कि सर्वनाम है और ये नहीं पता कि मध्यम पुरुषवाचक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्वनाम लिखिए उत्तर में। तो आपको क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, ये स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है ये, तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होगा, और ये एक वचन है और दूसरा ये कर्मकारक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो गा है वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के साथ। मेरा भाई यहाँ नहीं है, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब मेरा शब्द का यहाँ पे परिचय लिखना है। मेरा शब्द पढ़ते ही आपको क्या पता लगता है कि ये हिंदी के कौन से व्याकरण के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर का के उत्तर के साथ जाएगा, जो कि एक सर्वनाम है और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, और ये एक पुल्लिंग है, ये एक वचन है, और ये संबंध कारक भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी बहुत इजीली आप ये सारे देखेंगे, हमने जो बॉक्स बनाए इसी के अंतर्गत अभी तक तो ज़्यादातर इसी बॉक्स में से ही हमने सारे पद परिचय निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से आपको जितनी भी ग्रामर आती है आप एक एक बॉक्स बना लें और एक एक वर्ड को उसके साथ चेक करते चले। प्रश्न नंबर 10 के साथ आगे बढ़ते हैं। उसने बंदूक से शेर को मार दिया, रेखांकित पद का परिचय लिखना है बंदूक से का। अब बंदूक क्या है, अब इसको देखते ही आपको आपके दिमाग में क्या आता है कि किस व्याकरण के नियम के अंतर्गत आता होगा। हम इसका उत्तर लेके ऑप्शन नंबर गा के साथ चलते हैं, और इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर गा में। कैसे होगा ये भी देखते हैं। बंदूक जो है एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है और करण कारक है। करण कारक क्यों है, क्योंकि से का प्रयोग हुआ है। उसने बंदूक से शेर को मार दिया, तो यहाँ पर से का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है कि किसी के जरिए जो है इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये करण कारक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको अंडरलाइन करके दिया है बंदूक से तो आप बंदूक को ही फोकस में रखें और से को भूल जाए। आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, दोनों पर आपको फोकस करना है, उसके अनुसार उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। वह मेरे सामने रहता है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। सामने शब्द जो है वो क्या होगा। अब सामने शब्द जो है वो इसमें पद परिचय हमें देना है, ये किस व्याकरण के अंतर्गत आएगा। ये जो है इसका उत्तर प्रश्न नंबर 11 का हमारा जो है किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर का के साथ। संबंध बोधक अव्यय, वह मेरे सामने रहता है। संबंध बोधक अव्यय क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है, और CUT के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें भी है, और साथ ही और भी क्लासेस हैं जो भी क्लास 10 है 12 है, सबके लिए जो है ये वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, आप देखें समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है ये व्याकरण का नियम। ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है और संबंधी शब्द मेरे है, तो यहाँ पर ये जो सामने शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय में आएगा। तो इस तरीके से इसका पद परिचय क्या होगा, ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। हम पार्क में गए परंतु वहाँ कोई बच्चा नहीं मिला, रेखांकित पद का परिचय देना है। हम शब्द जो है वो किस यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत आएगा। हम शब्द देखते ही हमें पता लगता है ये किसके अंतर्गत है, ये सर्वनाम है हमारा। तो अब देखते हैं इस सर्वनाम से संबंधित जो है
अब आपको एक तरीका यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप शब्द को देखते ही पहचान जाते हैं कि आपका जो है ये कौन से ग्रामर के अंतर्गत आता है, तब आप जो है देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सर्वनाम है, तो आप संज्ञा वाले पहले ही काट देंगे। संज्ञा हट गया, ये वाला हट गया। अब आपके पास ऑप्शन दो ऑप्शन बचते हैं, आपको इनमें से ही अब चेक करना है। तो आप देखेंगे पहला खा ही लेते हैं, ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बहुवचन है, हम शब्द तो बहुवचन ही होता है, मैं एक वचन हुआ, हम बहुवचन हो गया। ये कर्ता कारक है, हाँ बिल्कुल है, हम पार्क में गए, यहाँ पे कर्ता हम शब्द है, पुल्लिंग है, और गए क्रिया का कर्ता है। बिल्कुल सही उत्तर इसका खा ही ऑप्शन हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप ये भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ऑप्शन जो है अपने कट आउट करते जाएं, आपके पास सही उत्तर आने के फुल चांसेस रहेंगे। प्रश्न नंबर 13 के साथ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की सुंदर आकृति सबको मोह लेती है। अब इसमें से सुंदर शब्द का जो है पद परिचय लिखना है। सुंदर शब्द पढ़ते ही आपको क्या समझ में आता है? सुंदर किस लिए हम बोलते हैं किसी को? सुंदर हम तब बोलते हैं जब हमें बहुत अच्छा लगता है, ये उसकी बड़ाई हो गई। तो ये क्या हो गया? एक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो विशेषण, अब हम पिछले ही प्रश्न में हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, ये विशेषण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो ये सर्वनाम वाला ऑप्शन कट कर दिया हमने, ये सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे विशेषण वाले, तो हम अब इसको ही चेक करेंगे। तो अब ऑप्शन नंबर का को देखते हैं। ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और विशेष्य आकृति है इसका। जाहिर सी बात है आकृति की ही विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि आकृति कैसी है? सुंदर है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और ये विशेषण है ही, तो फिर ये हमारा सही ऑप्शन निकल आया। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। मेरे देखने के बाद चोर और तेज भागने लगा, रेखांकित पद का परिचय लिखिए। चोर शब्द का, हमें चोर पद का परिचय लिखना है। चोर शब्द देखते ही आपके मन में क्या आता है? ये कौन से ग्रामर के अंतर्गत है, कौन से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता होगा? तो अभी हमें देखना है इसे। अब आप देखेंगे पिछले प्रश्न में जिस तरीके से हम ऑप्शन कट आउट कर रहे थे, उन ऑप्शंस को कट आउट करने की यहाँ पे क्या जरिया है, मिल पाएगा हमें? चोर शब्द जो है वो क्या है? चोर एक संज्ञा शब्द है। अब सारे ही हमें ऑप्शन में संज्ञा दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कट आउट नहीं कर सकते, अभी हमें चेक ही करना पड़ेगा। तो इसका हमें जो ये संज्ञा है हमें मालूम है, ये कौन सी संज्ञा है अभी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा तो बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक नेम के साथ नहीं है यहाँ पर ये। और अगर आपको संज्ञा अभी भी नहीं आती है या फिर कुछ डाउट्स रह गए, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। संज्ञा को बहुत ही क्लियर वर्ड्स में समझाया गया है। वीडियोस आप जरूर देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि हमने दो ऑप्शन यहाँ पे कट आउट कर लिए हैं। अब फिर से वही व्यक्तिवाचक संज्ञा का ऑप्शन आ गया, तो ये भी यहाँ से कट गया। तो अब आप देख रहे हैं खाली एक संज्ञा की अच्छे से पहचान होने की वजह से हमारे 3 ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो गए और हमारे पास एक बचा, जो कि यही इसका सही उत्तर है। जातिवाचक संज्ञा है, ये एक वचन है, पुल्लिंग है और ये संबंध बोधक अव्यय भी है। तो इस तरीके से हमें सही उत्तर मिल गया। सिर्फ संज्ञा, एक ही चीज की पहचान करने से हमें सब मिल गए। जैसे हमने पिछले प्रश्नों में कट आउट किए थे, वो भी इजीएस्ट वे था। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता चल गया ये संज्ञा है। अब चारों ही ऑप्शन में हमें संज्ञा दिखा रहा है, लेकिन अभी हम संज्ञा के प्रकारों की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हमारे देख रहे हैं आप, बहुत ही ये तो और भी ईजी हो गया। हमने प्रकार चेक किए कि ये कौन से उसमें आएगा। भाववाचक तो ये बिल्कुल नहीं होता, व्यक्तिवाचक है नहीं, तो ये जातिवाचक में आएगा, ग्रुप में आ जाएगा। और इस तरीके से हमें ये सही उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मुझे आपसे मिलना है ताकि इस विषय पर आपसे विचार विमर्श कर सकूं। रेखांकित पद का परिचय लिखिए। अब ये ताकि शब्द जो है, जो कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कौन से नियम के अंतर्गत आता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ताकि शब्द का भी हमें पद परिचय देना है। जो ताकि शब्द है वो हमारे कौन से व्याकरण के नियम के अंतर्गत आता है? वो आता है समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण। तो इस तरीके से ये जो है इसका पद परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 के साथ। राजू को दही खाना बहुत पसंद है, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। दही शब्द क्या है? अब दही की हमें यहाँ पे पद परिचय लिखना है। तो दही एक संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, इसकी जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको चारों ही ऑप्शन जो है कि करके चेक करने पड़ेंगे और आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अगर आप संज्ञा के प्रकार को भी अच्छे से जानते होंगे तो आप 1 मिनट में, चुटकी में जो है आप अपना एक ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है वो निकाल पाएंगे। जो दही शब्द है, ना तो वो व्यक्तिवाचक है ना वो भाववाचक है। 2 ऑप्शन तो ये यहीं पे ही कट गए। दही शब्द जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन
हमारे पास अब दो ऑप्शन है इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा के, तो हमें अब दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो दही जो है वो जब द्रव्यवाचक संज्ञा निकल आया तो इसके आगे की अभी हमें पहचान देखनी पड़ेगी। क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? दही खाना बहुत पसंद है। जब भी आप दही शब्द यूज़ करते हैं, दही खट्टी है, दही मीठी है, आप इस तरीके से सेंटेंस बना लें जिससे कि अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं मालूम है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो दही खट्टी है या दही खट्टा है, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग में आता है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग दिखाई गई, तो यहीं पे ये ऑप्शन कट आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर घ बचता है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको आगे चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। जीवन में हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। उन्नति के, अब उन्नति है और साथ में के भी है, तो ये दोनों का अभी हमें देखते हुए पद परिचय करना है। उन्नति शब्द क्या है? क्या ये संज्ञा? आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में हमें संज्ञा मिल रहा है। तो अब उन्नति कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये हमें बहुत पहचानने की ज़रूरत है, बारीकी से इस पर फोकस करने की जरूरत है। तो उन्नति जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं है। जातिवाचक है? बिल्कुल नहीं है। यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हमें दो ऑप्शन हो गए भाववाचक वाले, तो अब इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो ये जो है हमारा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो, तो आप उन्नति से संबंधित जो है सेंटेंसेस बनाकर चेक करेंगे कि ये जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग है। ये इससे संबंधित आप जो है सेंटेंस बनाकर स्वयं चेक करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आप इसे पहचानने में सक्षम हो पाए कि आप जो है किस तरीके से इसके लिंग को पहचान पाएंगे, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उन्नति जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसलिए आप देखेंगे उन्नति नाम किसके रखे जाते हैं? लड़कियों के नाम रखे जाते हैं। तो आपको अगर सेंटेंस मेकिंग भी नहीं आ रही ना तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से स्त्रीलिंग है तो यहाँ पुल्लिंग होने से ये यहीं पे ये ऑप्शन कट आउट हो जाएगा और एक वचन है और संबंध कारक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। गुजरात में बहुत भयानक भूकंप आया था। भूकंप का अब हमें यहाँ पे पद परिचय करना है। भूकंप क्या है? ये एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? अब ये हमें बताना है। तो संज्ञा कौन सी संज्ञा है ये? अब ये व्यक्तिवाचक तो नहीं है, तो जब ये व्यक्तिवाचक नहीं है तो एक और ऑप्शन है व्यक्तिवाचक का, ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो जातिवाचक है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं भी पता है कि जातिवाचक संज्ञा, तो आपको यहीं पे क्लियर होना पड़ेगा कि ये जातिवाचक संज्ञा तो है ही। आगे देखेंगे दोनों में पुल्लिंग बताया, ये भी एक वचन बताया, ये भी। अब ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है ये बताना है हमें। तो ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है? तो ये कर्ता है। गुजरात में बहुत भयानक भूकंप आया, तो क्रिया किसके माध्यम से हो रही है? भूकंप के माध्यम से, तो ये हमारा कर्ता कारक बन गया, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर खा के सही हो जाएगा जो इसका सही पद परिचय बताता है। प्रश्न नंबर 19। भगत ने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया। भाई के साथ, अब इस शब्द इस पद का परिचय हमें देना है। भाई और के साथ ये दोनों वर्ड्स जो है इनकी एक साथ हमें इसका पद परिचय देना है। भाई क्या है यहाँ पर? भाई एक संज्ञा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, चारों भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब भाई कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या फिर दो ही ऑप्शन है, दोनों में ही चारों में ही जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को दोहराया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत तो नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो वो है जहाँ पे स्पेसिफिकली किसी नेम के साथ बात की जाए। अब अगर भगत होता तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन भाई जो है, भाई तो कॉमन एक वर्ड है, ये स्पेसिफिक नेम के साथ नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया। अब हमारे पास जातिवाचक संज्ञा के दोनों ऑप्शन बाकी हैं। ठीक है, अब ये पुल्लिंग है, बिल्कुल है पुल्लिंग ही है, ये दोनों में सेम है, एक वचन है, सेम है दोनों में। अधिकरण कारक है या संबंध बोधक अव्यय है? अब ये जो के साथ है ये इसका पद परिचय, ये संबंध बोधक में आएगा या अधिकरण कारक में आएगा? तो ये इसका जो उत्तर होगा वो होगा संबंध बोधक अव्यय, जो कि संबंध बताता है, ये जोड़ते हुए बताता है भाई के साथ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक में आते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 20। अपना काम स्वयं करना चाहिए, रेखांकित पद का परिचय देना है। स्वयं शब्द पढ़ते ही आपको क्या समझ में आता है, किस
व्याकरणिक नियम के अंतर्गत आता है। स्वयं शब्द जो है वो सीधे सीधे पता लगता है कि ये हमारा सर्वनाम है। अब सर्वनाम तो है, चारों ऑप्शन में आप देखेंगे, अब इसमें से हम कटआउट भी नहीं कर सकते क्योंकि चारों में ही सर्वनाम के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कौन से सर्वनाम के अंतर्गत, ये मतलब सर्वनाम का कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, तो सर्वनाम का सबसे ईजिएस्ट जो प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक में ही आता है। ये एक वचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग दोनों है, कर्मकारक है, तो ये तो इसका बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा। स्वयं, निज, अपना, ये शब्द जैसे आए तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और इसलिए प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बोलता है कि दरवाजे पर कोई है, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब यहाँ पर कोई शब्द जो है वो क्या बता रहा है, कोई है, कोई यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके लिए हो गया, ये सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम में कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, तो आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में सर्वनाम है, ठीक है। निश्चयवाचक, कोई, कौन है, कोई। अब कोई जो है किसी भी निश्चितता को नहीं बताता है, कोई है, अब इसका नहीं पता कौन है, तो यहाँ पर कोई जो है एज अ सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस वजह से अब हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही ऑप्शन में है जो कि देखने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों में ही एक वचन आप देखेंगे। अब आता है अगला ऑप्शन, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कोई शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये हमें सबसे पहले पता लगाना है। अब तो ये जो है यहाँ पर अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर ये कौन सी लिंग में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों ही है, तो कर्ता कारक आ जाएगा ये। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि ये हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब अगर कोई लड़की भी होगी तब भी हम यही बोलेंगे कि दरवाजे पर कोई है, लड़का होगा तो भी हम यही बोलेंगे कि दरवाजे पर कोई है। तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही यहाँ पर माने जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, आज बाजार से 4 मीटर कपड़ा खरीद कर लाना, रेखांकित पद का परिचय देना। 4 मीटर कपड़ा, अब यहाँ पर 4 और मीटर दोनों ही माप दिए गए हैं और एक संख्या दी गई है। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, पहली बात तो ये एक विशेषण है जो कि कपड़े की विशेषण बताया। कपड़ा, कितने कपड़े की बात हो रही है, 4 मीटर की। 4 जो है एक संख्यावाची शब्द है, मीटर जो है वो एक यहाँ पर किस नाप को बता रहा है, तो ये अभी हमें ये भी जो है विशेषण के अंतर्गत जब इस प्रकार की जानकारी होगी तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो मीटर जो है एक नाप होता है, तो इसकी वजह से संख्यावाचक तो है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक होने के साथ ही साथ इसके साथ एक और शब्द जुड़ा है जो कि है मीटर। इसकी वजह से हम इसे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन कट आउट हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये क्योंकि 4 के साथ मीटर शब्द जुड़ा है तो ये एक परिणामवाचक जो है शब्द होता है। अब परिणामवाचक में भी जो है उसके 2 प्रकार होंगे। अब जहाँ पर 4 शब्द यानी कि उसका एक नाप बता रहा है, तो परिणामवाचक विशेषण तो दोनों में ही हमारे, तो अब दोनों में ही एक वचन भी है। अब ये क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये हमें बताना है, ये चेक करना है हमें। तो कपड़ा शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कपड़ा शब्द जो होता है वो होता है पुल्लिंग शब्द, और कपड़ा जो है यहाँ पर विशेष्य होता है, तो इसलिए कपड़ा, ऑब्वियस सी बात है, कपड़ा जो है कपड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये 4 मीटर जो है परिणामवाचक विशेषण बना है। अब ये कपड़ा जो है विशेष्य बन गया, तो इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी पहचान है। प्रश्न नंबर 23, तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। अब नया शब्द का हमें पद परिचय देना है। चश्मा नया, अब नया चश्मा कैसा है, नया है, तो चश्मे की विशेषता बता रहे हैं नया, तो ये विशेषण है, ये क्लियर हो चुका है। कैसा है, किस प्रकार का विशेषण है ये, तो ये हमें बताना है। संख्यावाचक तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि संख्या की जानकारी नहीं दी जा रही है इसमें कि चश्मे कितने थे। ये चश्मा जो है वो नया है। अब सार्वनामिक भी है, वो नहीं है। सार्वनामिक विशेषण जो है, जो कि जहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह हो, वो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये भी कट गया। इस तरीके से हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन नंबर का बचता है। बाकी आपको चीज़ें पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी आपके पास उत्तर सामने निकल आ रहा है एक विशेषण की अच्छी से जानकारी होने की वजह से। तो ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, चश्मा विशेष्य है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24, उसने यह पत्र राज से लिखवाया।
क्रिया के अंतर्गत ये एक व्याकरणिक नियम आता है लिखवाया। तो इससे हमें एक रेखांकित पद का परिचय लिखना है। लिखवाया जो है एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें हम किसी से काम करवाते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप देखेंगे, अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे यहीं पे। दोनों ही ऑप्शन में अब आप देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की जानकारी दी गई है। अब दोनों ही बता रहे हैं एक वचन भी है। अब हमें ये बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसने ये पत्र राज से लिखवाया। अब राज से लिखवाया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो इसलिए यहीं पे आपको इसका उत्तर मिल जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बताता है कि एक प्रेरणार्थक क्रिया के एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल, लिखवाया। तो ये हमारा पास्ट में चला गया और ये कर्मवाच्य हो गया। प्रश्न नंबर 25, तालाब में कमल खिलते हैं। खिलते हैं शब्द का हमें यहाँ पर पद परिचय देना है। खिलना एक क्रिया होती है। अब कैसी क्रिया होती है ये हमें क्लियर देखना है यहाँ पर बारीकी से। यही हमारा जो है ग्रामर की असली पहचान है। तो ये अकर्मक है, सकर्मक है, ये सारी क्रियाएं जो है हमें अच्छे से जाननी चाहिए। तो ये खिलते हैं, क्या खिल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं। तो इस वजह से ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ख पे आ जाएंगे हम। ये बहुवचन है, खिलते हैं, और पुल्लिंग है, वर्तमान काल में लिखा गया है, और ये कर्तृवाच्य में आता है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया लेकिन भूतकाल लिखा हुआ है। तो ये भूतकाल में है ही नहीं, ना ही कर्मवाच्य है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 26 के साथ आगे बढ़ते हैं। मोहन थक कर लेट गया। रेखांकित पद का परिचय लिखना है। थक कर, ये भी एक क्रिया के अंतर्गत जो है एक नियम आता है जिसमें हमें ऐसे शब्दों की पहचान बताई गई है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, मोहन थक कर लेट गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ग आ जाएगा, जो कि एक क्रिया विशेषण है। लेटना एक क्रिया है, और ये थक कर कैसे लेट गया, थक कर लेट गया। अब ये पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, लेटना भी है। लेटना क्रिया का विशेषण है। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ये भी आएंगी कि प्रेरणार्थक क्रिया तो है जिसमें हम किसी और से काम करवाते हैं, कि ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया का एक नियम है जिसके अंतर्गत एक और क्रिया इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से उसके अंतर्गत ये नहीं आता है, और ये ऑप्शन नंबर घ नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर होगा। इसी के लिए हमें चीज़ों को बारीकी से देखना है। जरा सी मिस्टेक होने की वजह से और जरा सी फेरबदल, आप देखेंगे एक चीज़, सारी चीज़ें दोनों ही ऑप्शन में सेम होंगी, एक चीज़ जो है उसी का आपको बारीकी से चेक करना है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन जो है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 27, मेरी बात सुनते ही मैं बहुत लजा गया। लजाने का मतलब क्या होता है, शर्मा गया। तो लजा गया। अब इसका हमें रेखांकित पद का पद परिचय देना है। लजाना क्या है, क्रिया है। सब में ही आप देखेंगे क्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया तो अभी हमने पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं तो नहीं होंगी, उनकी एक अलग ही पहचान होती है। अब ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ गए हमारे। चलिए अब हम इन्हें दोनों को चेक करना है। दोनों में एक वचन बताया गया, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। मेरी बात सुनते ही वह बहुत लजा गया। अब लजा गया, अब पढ़ते ही हमें पता चल रहा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। और भूतकाल में तो है ही, पास्ट में लिखा ही है, सेंटेंस बना ही है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, तुम मेरे पास परसों आना। परसों, परसों क्या होता है, एक समय की जानकारी देना। ये समय दिया गया, परसों आना, कल आना, या फिर इतने बजे आना। ये समय की जानकारी देना है कि तुम्हें इतने समय पर आना है, इस समय पर आना है, इस समय पे मैं फ्री होऊंगा। तो परसों शब्द देख के आपको किस चीज़ की जानकारी मिलती है, ये सारे ही क्रिया विशेषण है। अब कौन से क्रिया विशेषण है, ऑब्वियस सी बात है, कालवाचक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे ही आप पहचानेंगे आपको सारे ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो जाएंगे। उसके बाद आना जो है क्रिया, इसकी विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 लेते हैं। उसने उस भारी चट्टान को सहसा, सहसा का मतलब होता है एकदम से उठा लिया। रेखांकित पद का परिचय देना है। सहसा, सहसा शब्द क्या है, क्या है, उठाना एक क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता ये बता रहा है सहसा, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्रिया विशेषण होगा। चारों ही ऑप्शन में हमारे पास क्रिया विशेषण है। अब देखिए एकदम से उठा लिया, कालवाचक तो नहीं होगा, ना तो स्थानवाचक होगा, कोई जगह की जानकारी नहीं मिल रही है इससे, और ना ही परिमाण होगा, नाप तौल तो नहीं बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या बताया जा रहा है,
बताया जा रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उठा लिया इस क्रिया की विशेषता है। अब देखेंगे एक बारीक सी जानकारी जो है आपको एक ऑप्शन क्लियर कर देता है, इसलिए जो भी पढ़े आप बेसिक ग्रामर भी जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये बहुत बारीकी से समझ लें, आप बहुत ईजिली जो है पद परिचय से संबंधित सारे प्रश्न कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 30 लेते हैं, वह आजकल घर पर ही रहता है। अब आजकल शब्द जो है इसका हमें पद परिचय देना है। आजकल घर पर ही रहता है, रहना क्रिया है, कैसे रह रहा है, रहने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है तो वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, घर पर ही आजकल रहता है, तो रहना जो है क्रिया है। आजकल, अब आजकल जो है समय की जानकारी दी जा रही है, स्थान तो है नहीं, हमें आजकल जो है अंडरलाइन करके दिया गया है, घर पर अंडरलाइन कर दिया जाता तो स्थान की जानकारी हो जाती ना, तो ये किसी नापतोल को बता रहा है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक दो हमारे पास है। अभी हमें इसमें से बताना है, बारीकी से सोचना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है, आजकल की, यानी आजकल के समय की ही बात हो रही है कि आजकल जो है वो घर पर है। तो क्रिया विशेषण हो गया कालवाचक, और यहाँ पर रहता है क्रिया की विशेषता बताई गई। तो ऑप्शन नंबर खा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 के साथ आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने सभी कार्य श्री राम के निमित्त किए, के निमित्त रेखांकित पद का परिचय देना है। के निमित्त जो, अब क्योंकि निमित्त शब्द ही इसके साथ नहीं है, इसके साथ के शब्द जुड़ गया है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ही ऑप्शन में संबंध बोधक अव्यय की जानकारी दी जा रही है, और ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि जब ऐसे शब्द शुरू होते हैं के निमित्त के साथ, अब इस तरीके के कुछ प्रश्न हमने पिछले प्रश्नों में भी किए हैं, तो ये सारे संबंध बोधक हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा संबंध बोधक है। के निमित्त का मतलब मालूम होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने सभी कार्य जो है श्री राम के लिए किए हैं या के कारण किए हैं, तो ये क्या दिशा की जानकारी दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये विरोध कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये साधन है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें कारण बता रहा है। के निमित्त इसका अर्थ ही के कारण है, और ये क्लियरली वही इंडिकेट भी कर रहा है कि ये कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय है। संबंधी शब्द जो है इसका श्री राम है। तो इस तरीके से अगर आप, अब देखिए आपको के निमित्त शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम हो तो भी आप अटक जाएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं आप ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी, बारीक जानकारी रखते हैं तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर शब्दों का अर्थ भी आपको मालूम है तो आप बहुत ईजी जो है आंसर कैच कर पाएंगे। तो इस तरीके से के निमित्त जो है यहाँ पर कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय होगा। प्रश्न नंबर 32, तुम हरि के घर आ जाना परंतु उससे दूर ही रहना। अब परंतु शब्द जो है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमें अभी ये बताना है, जब ये दो वाक्य आपस में जोड़ रहा है तो ये हमारा कौन सा ये अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो संबंध बोधक के सारे ऑप्शन हमारे कट आउट हो गए। अब समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, तो ये भी अभी हमें चेक करना है कि ये समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, तो ये हमारा समानाधिकरण है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 33, राजू आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब क्योंकि शब्द जो दो वाक्यों को आपस में यहाँ पे जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, जैसे कि अभी हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है कि संबंध बोधक में तो नहीं आएंगे, तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे। अब समुच्चय बोधक में आएंगे, अब हमें ये चेक करना है ये व्यधिकरण है या समाधिकरण है, तो ये व्यधिकरण में आएगा। अब ये समाधिकरण और व्यधिकरण क्या होता है ये आपको नहीं मालूम है तो आप वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको ये क्लियर किया गया है कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण, समानाधिकरण क्या होते हैं, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 34, वाह हम उत्तीर्ण हो गए, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। वाह शब्द देखते ही आपको क्या पता लगता है, ये विस्मयाधिक बोधक अव्यय है, यानी जहां हमारे एक्सप्रेशन जो है वो शब्दबद्ध हो जाते हैं, जहां हम अपनी खुशी, दुख, परेशानी सबको शब्दबद्ध करते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक है। आप चारों ही ऑप्शन में देखेंगे विस्मयादि बोधक है। चलिए क्लियर है, ये विस्मयादि बोधक है। अभी हमें इसमें इसका जो प्रकार है वो चेक करना है। ये क्रोध बोधक है, बिल्कुल भी नहीं, क्रोध तो नहीं दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है। आश्चर्य है, बिल्कुल भी नहीं। हर्ष, शोक, शोक मतलब दुख, हर्ष बोधक है, ये क्लियर है। वाह हम उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि ये खुशी को दर्शा रहा है कि वो पास हो गया, तो इस वजह से प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 35, राम राम कितना निर्लज्ज व्यक्ति है। तो अब यहाँ पे राम राम शब्द जो है वो क्या दिखा रहा है, सब
विस्मयादि बोधक है ऑप्शन में, राम राम। आप देखेंगे बहुत लोग जो है इस तरीके से हाय राम, राम राम, कितना निर्लज्ज व्यक्ति है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो इस तरीके के जब राम राम प्रयोग कर रहे हैं, राम भगवान है सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे राम राम जो है किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है ये हमें बताना है। तो ये क्रोध है, क्रोध तो नहीं है, व्यथा है, परेशानी है, शोक है, दुख तो नहीं है, तिरस्कार बोधक में आएगा कि ये उसको तिरस्कार कर रहा है, कि उसको ये निर्लज्ज व्यवहार नहीं पसंद है, इस वजह से ये राम राम बोल रहा है कि राम राम कितना निर्लज्ज व्यक्ति है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, यह पुस्तक उसे मत दो, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। अब मत शब्द पढ़ते ही हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि ये निपात में आता है। निपात जो है वो बहुत लोगों को निपात के जानकारी नहीं होती है, बहुतों को ये भी नहीं पता ये हिंदी व्याकरण में कोई नियम है। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है निपात के विषय में तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम इसके विषय में वीडियो आपको एक क्लियर वीडियो बना के देंगे जिससे आप निपात के विषय में सारी जानकारी ले पाए। मत शब्द जो है वो निपात में आता है। अब ये कौन से प्रकार में आएगा? तुलनात्मक में आएगा। तुलना तो नहीं हो रही है यहाँ पे, ना तो प्रश्न उठाया जा रहा है। अब नकारात्मक और निषेधात्मक, इन दोनों में फर्क बताना है हमें और ये चेक करना है। ये निषेधात्मक है, नकारात्मक नहीं है, ये निषेध है, यानी उसे पुस्तक मत दो, मना किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों में फर्क होता है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, नकारात्मक और निषेधात्मक को एक ही चीज मानते हैं। नकारात्मक मतलब नहीं से संबंधित चीजें, और यहाँ पर निषेध किया जा रहा है यानी देने से मना किया जा रहा है। तो जहां पर चीजों पर रोक लगाने वाली बात की जाती है वो निषेध में आते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 37, इस व्यक्ति का सिर बेडौल सा है, रेखांकित पद का परिचय लिखना है। बेडौल सा, अब आप देखेंगे सा के ही नीचे अंडरलाइन किया गया है। ये सा जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये भी निपात के अंतर्गत आएगा। अब ये किस प्रकार में आएगा? निषेध में तो नहीं आएगा, ना प्रश्नबोधक में आएगा। क्या ये अवधारणा बोधक है या तुलनात्मक बोधक है? तो आप पढ़कर इसे किस तरीके से समझेंगे? इस व्यक्ति का सिर बेडौल सा है, यानी कि सिर कैसा है? बेडौल सा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि बेकार सा है, बेडौल सा है, सुंदर सा है, अच्छा सा है, बेकार सा है। तो ये सब क्या है? तुलना को दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये निपात के अंतर्गत तुलनात्मक बोधक में आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सारे जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि आपके पद परिचय से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकते हैं। या फिर किसी भी ग्रामर से संबंधित आपको डाउट्स रह गए हैं आप उसके लिए कमेंट करें, हम उसके लिए वीडियोज़ बना देंगे। और आप होप करते हैं कि वीडियोज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, आपके चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हों या फिर आप किसी क्लास में हो, 10th 11th 12th 9th किसी भी क्लास के लिए, ये सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है और आने वाले टाइम में भी सबके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो आपके आने वाले टाइम में आगे यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।